नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा जीके विद दामोदर सर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना राजस्थान जीके चल रहा है। आज इंडिया जीके की शुरुआत करते हैं। भारत की ज्योग्राफी की आज शुरुआत करते हैं और ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं भारत के आज से। पहले भारत का पहला टॉपिक लेते हैं, भौगोलिक परिचय की बात करते हैं। दोस्तों, परिचय में आप सबसे पहले मानचित्र को देखना। भारत के चारों तरफ की स्थिति किस प्रकार की है? पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, कौन से महासागर हैं, देखना एक बार। भारत के बिल्कुल दक्षिण में दोस्तों हिंद महासागर है। 5 महासागरों में से एक महासागर है हिंद महासागर, भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों, भारत का ढाल है बंगाल की खाड़ी की तरफ है। बड़ी बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, माही नदी है, अरब सागर में आकर गिरती है। दोस्तों, 3 तरफ पानी है, जल है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, उत्तर की तरफ, यहाँ भारत के उत्तर की तरफ पामीर का पठार है और पामीर के पठार को यूं बोला जाता है, दुनिया की छत बोला जाता है, पामीर की गांठ कहा जाता है। जब आप विश्व ज्योग्राफी पढ़ोगे तब इसकी और चर्चा करेंगे, पामीर के पठार से कौन कौन सी पर्वतमालाएं निकल के चलती है। आपके दिमाग में यूँ आया होगा दोस्तों, पामीर के पठार को दुनिया की छत क्यों कहते हैं, पामीर के पठार को पामीर की गांठ क्यों कहते हैं? उसका जवाब भी आप पढ़ोगे, समझना। पामीर के पठार के पास इधर चलोगे तो तिब्बत का पठार, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, चाइना में दोनों पठार, पामीर और तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। दोस्तों, तिब्बत के पठार के नीचे इस प्रकार से हिमालय 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इस पर्वत का नाम है हिमालय पर्वतमाला। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला। हिमालय ने दोनों तरफ दक्षिणावर्त मोड़ ले रखा, इस प्रकार से मोड़ लिया। दोस्तों, जब मोड़ लिया तो यहाँ पर इस पर्वत का नाम है अराकान योमा पर्वत है, म्यांमार का पर्वत है अराकान योमा। और ये पर्वत भारत में मानसून करवाता है, मानसून को रोक करके वर्षा करवाता है, अराकान योमा पर्वत है। यहाँ पामीर के पठार के अफगानिस्तान की तरफ आओगे तो हिंदुकुश पर्वत है अफगानिस्तान में, हिंदुकुश पर्वत है। इससे और नीचे चलोगे पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणियाँ है, पाकिस्तान में। दोस्तों, यहाँ पर बात को समझना, पठार किसे बोलते हैं, पर्वत किसे बोलते हैं? पठार उसे बोलते हैं दोस्तों, पठार की बेसिक बातों पर ध्यान देना। पठार उसे बोला जाता है समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र जो ऊपर से समतल है या ऊपर से मेजनुमा है, इसे पठार कहा जाता है। दोस्तों, समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र जो ऊपर से नुकीला है, कीलनुमा है, इसे पर्वत कहा जाता है। पर्वत और पठार में अंतर है। पठार ऊपर से समतल है, पर्वत ऊपर से समतल नहीं है। श्रेणी, ये सुलेमान श्रेणी है। श्रेणी उसे बोला जाता है दोस्तों, एक लंबी पर्वतमाला एक रेखीय क्रम में होती है, इस पर्वतमाला को श्रेणी कहा जाता है। दोस्तों, देखो यहाँ पर खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, नर्मदा और ताप्ती खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। दोस्तों, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। दोस्तों, एक बेसिक बात को समझना, सागर और खाड़ी में अंतर है, सागर और खाड़ी दोनों में अंतर है। खाड़ी किसे बोलते हैं, पहले बात को समझना। खाड़ी उसे बोला जाता है समुद्र का ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, एक भाग उसका खुला है, उसे खाड़ी कहते हैं। और सागर उसे बोलते हैं अरब सागर, समुद्र का ऐसा क्षेत्र जिसको एक तरफ स्थल से घेर रखा है, घिरा हुआ है, और 3 तरफ से खुला है, उसे सागर बोला जाता है। दोस्तों, खाड़ी और सागर में जैसा ही अंतर है, उसी प्रकार जल संधि और स्थल संधि में अंतर है, वैसा ही अंतर खाड़ी और सागर में अंतर है। जब आप दुनिया विश्व ज्योग्राफी पढ़ोगे, जल संधियाँ मिलेगी,
जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। जल संधि किसे बोलते हैं, स्थल संधि किसे बोलते हैं, दोनों में ऐसा ही अंतर है जिस प्रकार से सागर और खाड़ी में अंतर है। तो दोस्तों बात को समझना, खाड़ी उसे बोला जाता है समुद्र का ऐसा क्षेत्र है जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, एक भाग खुला है। सागर उसे बोलते हैं समुद्र का ऐसा क्षेत्र है जो एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, तीन तरफ से खुला है। यहाँ खंबात की खाड़ी है दोस्तों, तीन तरफ से स्थल से घिरी हुई है। यहाँ कच्छ की खाड़ी है, तीन तरफ से स्थल से घिरी हुई है। तो खाड़ी और सागर में आप अंतर समझना। तो दोस्तों बात करते हैं, भारत के एक तरफ तो पर्वत लगते हैं, उत्तर की तरफ पठार हैं और दक्षिण की तरफ समुद्र लगता है, जल लगता है। तो दोस्तों बात को समझना, इसकी बात भारत की स्थिति की बात करोगे, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहले बेसिक बात है, आप सबको पता है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कैसे दोस्तों, जब भी आप ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब पर एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वो मध्य रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के भारत की स्थिति उत्तर की तरफ है, मतलब ये दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। भारत की स्थिति उत्तर में, यहाँ पर तो उत्तरी आया, फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये भी दो भागों में बांटती है, पूर्वी में और पश्चिम में। तो इस रेखा के पूर्व में स्थित है, तो भारत की स्थिति ये उत्तरी पूर्वी है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। दोस्तों भारत की आकृति की बात करोगे, भारत की आकृति पतंगाकार आकृति है, पतंगाकार। दोस्तों और आगे चलोगे, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति कहाँ पर है, एशिया में, दक्षिणी एशिया में भारत की स्थिति है। दक्षिणी एशिया में पाकिस्तान है, दक्षिणी एशिया में भारत है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, ये दक्षिणी एशिया में आते हैं। तो भारत की स्थिति दक्षिणी एशिया में स्थित है। दोस्तों भारत के नामकरण की बात की गई कि नाम किस प्रकार से पड़ा, स्थिति आपको समझ में आई होगी। नाम की बात करेंगे, नामकरण क्या क्या पड़े इसके, भारत के बेसिक 0 से शुरू करते हैं दोस्तों। नाम की बात, भारत का सबसे पहले नाम पड़ा था आर्यवर्त, नाम पड़ा था दोस्तों। उसके बाद इसे बोला गया भारत के नाम से बोला गया, इसे हिंदुस्तान के नाम से बोला गया, इसे इंडिया के नाम से बोला गया। और दोस्तों आपके मन में ख्याल आ रहे और अपने देश को किस किस नाम से बोलते हैं, सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसे जगत पितामह भी बोला गया, इसे सप्त सिंधव प्रदेश भी बोला गया, सिंधव प्रदेश के नाम से बोला गया। इन नामों से अपने देश को बोला गया था। दोस्तों हर एक नाम के पीछे लॉजिक है, समझना, आप लॉजिक को समझना। आर्यवर्त क्यों बोला गया दोस्तों, थोड़ा सा आपको इतिहास जानना होगा। आर्यवर्त इसलिए बोला गया, भारत में सबसे पहले आर्य लोग आए थे, आर्य लोग आने के कारण इसका नाम दिया गया था, आर्यवर्त नाम दिया गया था। दोस्तों कब आए, कहाँ से आए, सिंधु सभ्यता का पतन हो जाता है, आपने सिंधु सभ्यता को पढ़ा होगा। दोस्तों आर्य लोगों के आने के कारण इसका नाम पड़ा है, आर्यवर्त नाम पड़ा है। कहाँ से आए आर्य, प्रोफेसर मैक्स मुलर ये बताता है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक अलग बताता है, दयानंद सरस्वती अलग बताता है, लेकिन इतिहासकार मैक्स मुलर की बात को सही मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। तो दोस्तों आर्य मध्य एशिया किसे बोलते हैं, मध्य एशिया जो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उसको मध्य एशिया बोलते हैं। तो आर्य वहाँ से चलकर आए थे। कहाँ आए थे, अफगानिस्तान आके बसे थे और पंजाब आके बसे थे। जो वैदिक सभ्यता है, आर्य वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा लिखी गई है, वैदिक सभ्यता के जनक आर्य लोग हैं। उस आर्य लोगों के आने के कारण इसका नाम पड़ता है, आर्यवर्त नाम पड़ता है। दोस्तों भारत नाम किस प्रकार से पड़ा, रामायण काल के अंतर्गत पूरी दुनिया 7 द्वीपों में बटी हुई थी। उस समय जम्बू द्वीप था और जम्बू द्वीप के राजा थे दुष्यंत। आप कमेंट में बताना अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी हुई है, आप कमेंट में बताना। कालिदास की जो कितनी रचनाएं लिखी गई है वो भी आप कमेंट में बताना। दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। कैसे, रामायण काव्यों में, दोस्तों याद रखना इस बात को, काव्यों में और पुराणों में
इसे भारतवर्ष के नाम से बोला गया है। दोस्तों, भारतवर्ष बोला गया। काव्य 2 हैं, रामायण और महाभारत। पुराण 18 है और 18 पुराणों में मत्स्य पुराण है, उसमें सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, इसका नाम पड़ा था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इसलिए नाम पड़ा, जो फारसी लोग थे ना, फारसी मतलब ईरान के, इराक के जो रहने वाले लोग थे, वो सय का उच्चारण क्या करते थे, है करते थे। और प्राचीन काल में आज भी नदी बहती है, तिब्बत के पठार से सिंधु नदी निकल के चलती है, पाकिस्तान बहती है, पाकिस्तान से आकर के अरब सागर में गिरती है। दोस्तों, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार आए थे, इसको यूं याद रखना, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इस देश का नाम हिंदुस्तान दिया था। इतिहासकारों ने कैसे दिया था? जो मध्यकाल मतलब ईरान के लोग थे, वो सय का उच्चारण है करते थे, तो इस नदी का नाम था सिंधु, और सय को है बोलते, सिंधु को हिंदू बोलते थे। तो आगे चलकर अपने देश का सिंधु को हिंदू की जगह सिंधु नदी के आसपास जो रहने वाले लोग थे, उसका नाम दे दिया गया हिंदुस्तान। जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद मोहम्मद गोरी आया, उनके साथ जो इतिहासकार आए थे ना, अलबरूनी, फिरदौसी इतिहासकार आए थे ना, अलबरूनी और फिरदौसी इतिहासकारों ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तकों में अपने इस देश का नाम दिया था हिंदुस्तान। तो आगे चलकर इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। और भी खूब हिस्ट्री है। डॉक्टर राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में गए थे तो उसको पूछा गया था सैटेलाइट से कि आपको देश कैसा दिखाई दे रहा है, उसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल का सॉन्ग याद आ गया। इसका नाम दिया गया, इंडिया नाम दिया गया। इंडिया नाम किसने दिया? दोस्तों याद रखना, यूनानियों ने इस देश का नाम सबसे पहले इंडिया दिया था। यूनानियों ने दिया था इस देश का नाम इंडिया। यूनान जो भूमध्य सागर के ठीक ऊपर है और यूरोप महाद्वीप में है, एथेंस उसकी राजधानी है, उस यूनानियों ने इस देश का नाम दिया था इंडिया दिया था। क्यों दिया था? कारण समझना। सिंधु न जब आप यूं याद रखना, डेमेट्रियस प्रथम नाम का राजा था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले यूनानी लोग थे। डेमेट्रियस प्रथम नाम का राजा था। जो सिकंदर था ना, वो भी यूनान का ही रहने वाला था। सिकंदर भारत में आया था 326 ईसा पूर्व में। भारत आया सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। 325 ईसा पूर्व में वापिस गया। 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई सिकंदर की। दोस्तों याद रखना, यूनानियों ने इस देश का नाम इंडिया दिया क्योंकि सिंधु नदी को यूनानी इंडस के नाम से बोलते थे और सिंधु के आसपास रहने वालों को इन्होंने इंडिया के नाम से बोल दिया। दोस्तों, सोने की चिड़िया नाम पड़ा। सोने की चिड़िया इसलिए नाम पड़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले कंपनी थी, आपको सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले भारत समृद्ध शक्तिशाली देश था। समृद्ध शक्तिशाली देश था। इसलिए जब आत्मनिर्भर शक्तिशाली देश था ना, इसलिए इस देश को बोला गया था सोने की चिड़िया के नाम से बोला गया। स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने इसे सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा गया था। ये कंपनी भारत आई थी 31 दिसंबर 1600 को भारत आई थी। गुजरात के सूरत शहर में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय 31 दिसंबर 1600 को अकबर का शासनकाल था। बाद में 1615 में जहांगीर ने इस कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी और इस कंपनी ने 350 साल देश को लूट लिया और एक खोखली चिड़िया बना के चली गई। दोस्तों इसका नाम दिया गया जगत पितामह है। जगत पितामह, दुनिया को इस देश ने शिक्षा दी है। याद रखना दोस्तों, दुनिया को इस देश ने शिक्षा देने के कारण इस देश का नाम पड़ता है जगत पितामह नाम पड़ता है। शिक्षा कैसे दी आपको पता होगा। आर्यभट्ट नाम का एक महान ज्योतिषी था, उसने सबसे पहले जीरो के बारे में बताया था, पाई का मान दिया था। उसने बताया था कि पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इन सारी बातों का विवरण मिला दुनिया को, तो इसे जगत पितामह के नाम से बोला गया, जगत गुरु के नाम से बोला गया। और सप्त सिंधु प्रदेश इसलिए बोला गया दोस्तों, सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ, उसकी सहायक नदियों के बीच के क्षेत्र को, नदियों के बीच के क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? सतलज है, रावी है, भारत की है, व्यास है,
चिनाब है, झेलम है। इन 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को बोला गया था सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया था। दोस्तों याद रखना, इन इतने नामों से बोला गया है, लेकिन दोस्तों ये हमेशा याद रखना, इस देश का संविधान में नाम क्या मिलता है? संविधान में दोस्तों इसे बोला गया, केवल भारत के नाम से बोला गया, वह इंडिया के नाम से बोला गया। भारतीय संविधान इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है, संविधान में भारत और इंडिया नाम का उल्लेख किया गया। दोस्तों आपको एग्जामिनर ये पूछता है कि संविधान में हिंदुस्तान नाम का उल्लेख है या नहीं है। संविधान में हिंदुस्तान नाम का उल्लेख नहीं है, केवल भारत नाम मिलता है दोस्तों, और केवल इंडिया नाम मिलता है। तो इस प्रकार से अपने देश के नामकरण किया गया था, नाम पड़ा था। तो इसको याद रखना, केवल संविधान में भारत और इंडिया नाम का उल्लेख किया गया है। आगे अपन कल टॉपिक की शुरुआत करेंगे, उसमें भारत की स्थिति विस्तार को पढ़ेंगे। ओके।